हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको पहले पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि किसी यानी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए हमें तीन स्थितियां जरूरी होती हैं। पहली स्थिति हमने बताई थी कि जब कोई हमारा ये दर्पण है, हम मान रहे हैं माना कि ये हमने अवतल दर्पण लिया है। कैसा दर्पण लिया है? अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर ये कलई अथवा पालिश कर दी गई। इसका नाम है यम 1, इसका नाम है यम 2। इसको हमने बताया था कि इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ध्रुव। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र यानी सी को मिलाने वाली रेखा हम क्या कहते हैं? हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष हमने बताया था कि इसे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं इसे, एफ से प्रदर्शित करते हैं। पहली स्थिति हमने बताई थी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात, सॉरी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। फिर दूसरी स्थिति हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में, हम ये आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार पुनः आपको बता रहे हैं दोबारा। फिर एक हम दर्पण लेते हैं कि इसका नाम है अवतल दर्पण, इसका नाम है यम 1, इसका नाम है यम 2। ये हमारा है ध्रुव, इसे बोलते हैं पी। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अभी हमने बताया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अगला हम बता रहे हैं दूसरी स्थिति कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा मुख्य फोकस है। तो हमने बताया कि यदि कोई प्रकाश की किरण हमारी कहां से होकर जाए? यदि मुख्य फोकस से होकर जाए। कहां से? मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो क्या होता है? हम एक ये किरण डाल रहे जो हमारी यानी मुख्य फोकस से होकर जा रही है। मुख्य फोकस से होकर जाने के बाद परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। हमने पहली स्थिति में आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। यदि हम किसी किरण को मुख्य फोकस में डालें तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के यानी व्युत्क्रम है। ये अगर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर हम मुख्य फोकस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित करते हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कब? जब प्रकाश का परावर्तन के बाद। तीसरी स्थिति हमने आपको बताई थी कि अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में यही स्थितियां बनेंगी। इसका नाम है यम 1, इसका नाम है यम 2। ये हमारा बिंदु है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव की परिभाषा पता है आप लोगों को? दर्पण की ध्रुव की परिभाषा हमने बताई थी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। हमने बताया था कि तथा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं, इसका नाम है हमारा यफ और इसका नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसे कहते हैं। वक्रता केंद्र इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे
ये आपसे प्रदर्शित करते हैं। जब हम किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र C पर आपतित करते हैं, कहाँ पर आपतित करते हैं? वक्रता केंद्र C पर, तो वह प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से पुनः वापस लौट आती है। क्या होता है कि वक्रता केंद्र से सीधे जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये हमने आपको कल यानी कि पिछली क्लास में 3 स्थितियां बताई थी। अब हम इन्हीं स्थितियों की सहायता से अब हम आगे अवतल दर्पण यानी प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब की स्थितियां कैसे बनती हैं। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति है जो हम आपको बता रहे हैं। पहली स्थिति है हमारी, पहली स्थिति बनती है क्या? ये हमारी हेडिंग बनी है अवतल दर्पण की स्थितियां। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। जैसे हमारा सूर्य यानी हमसे बहुत दूर है, उसे हम मानते हैं कि वो अनंत पर है, यानी सूर्य बहुत बड़ा है आकार में, परंतु हमें कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है, क्योंकि हमसे वो बहुत दूर है, अनंत पर है। तो उसी की अब हम आपको इसको चित्र के माध्यम से पहले समझाते हैं, फिर आपको परिभाषा बताएंगे। हमने देखा कि हमारी एक कोई वस्तु है ए बी जो अनंत पर रखी है। अनंत मतलब बहुत दूर, और ए से और बी से यानी हमने 2 समांतर रेखाएं खींची जो यानी हमारी कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। हमने बताया था पहले स्थिति की जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती है? मुख्य फोकस से। तो वही अब आपको चित्र के माध्यम से बताया कि हमने एक किरण डाली ए से और वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। कहां से जा रही है? मुख्य फोकस से। उसी प्रकार दूसरी एक किरण हमने फिर डाली मुख्य अक्ष के समांतर जो हमारी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हों तो हमारा वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वस्तु हमारी बहुत बड़ी थी और उसका प्रतिबिंब जो बना ये क्या है? ये बिल्कुल बिंदु यानी छोटा, बहुत छोटा है। इसे हम कहते हैं बिंदुवत या बिंदु के आकार का। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें वस्तु बहुत बड़ी होती है तथा उसका प्रतिबिंब बिंदु के रूप में बनता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। अब इसकी ये हमारी प्रतिबिंब बन गया जो बना है प्रतिबिंब का मुख्य फोकस पर। अब इसी की हम परिभाषा देख रहे हैं। हमारी परिभाषा लिखी है कि जब अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, हमने बताया कि जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, क्योंकि वे किरणें बहुत दूर से आती हैं तो हमें कैसी दिखाई देती हैं? समांतर दिखाई देती हैं। जब ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जब ये दूर से किरणें चली आ रही हैं तो कैसे हमें दिखाई देती हैं? समांतर। और कह रहा है कि जब ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां पर मिलती है? मुख्य फोकस पर। यही हमने आपको भाई चित्र के माध्यम से समझाया है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। जब ये दोनों किरणें यानी मुख्य फोकस पर मिल रही है तो वहीं पर हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक यानी है कि वास्तव में ये दोनों रेखाएं जहां काटती हैं उसे हम वो कहते हैं कि प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है। यदि हमारी ये रेखाएं दोनों काटती ना होती तो उसे हम बोलते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है, जहां आभास किया जाए। वास्तव में प्रतिबिंब वास्तविक है, फोकस पर है। कैसा है? फोकस पर। वस्तु हमारी ऊपर रखी थी, प्रतिबिंब हमारा नीचे बना, इसलिए फोकस पर उल्टा वस्तु से बहुत छोटा वस्तु की ओर बनता है। किसकी ओर? वस्तु की ओर। वस्तु यानी जिधर रखी उसी तरफ तो बन रहा है, यानी वस्तु से अगर दूर जाता तो इधर हो जाता है, यानी ध्रुव की ओर को। तो पहली स्थिति में आपको समझ में आई कि हमने बताया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न आएगा
कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम बताएंगे प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये मेन स्थिति है कि प्रतिबिंब वास्तविक फोकस पर उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, और लिख सकते हैं कि वस्तु की ओर बनता है। ये हमारा लिखना है आंसर में। कि अगली परिभाषा है कि यदि वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु रखी हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये हमारा माना हमने कि ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र, इनके बीच में यदि वस्तु रखी हो, कहां पर रखी हो, यहाँ पर। हम जैसे कि चित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये ये चित्र बना है। ये चित्र है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। वस्तु यानी कहां पर रखी है, ए बी हमारी एक वस्तु है। इसमें हम बताएंगे कि जब वस्तु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमने अभी आपको पहले बताया था, जब हमने तीन स्थितियां बताई थी कि जब कोई यानी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब इसके बाद हमने बताया आपको कि यदि कोई बताया था कि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह पुनः उसी परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं वहां पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, ए डैश बी डैश। इसका यानी प्रतिबिंब वस्तु ऊपर रखी थी, प्रतिबिंब का बन रहा है नीचे बन रहा है। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वस्तु से प्रतिबिंब कैसा है हमारा, छोटा है और उल्टा है और वास्तव में बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तव में बन रहा है। बन कहां पर रहा है, तो लिखा जाएगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब यही हम परिभाषा आपको लिखाएंगे। अब परिभाषा की ओर चलते हैं। जब हेडिंग है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, कहां पर रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी वस्तु यहां पर रखी है, तो लिखी जाएगी परिभाषा की यदि कोई वस्तु ए बी, यदि कोई वस्तु ए बी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, हमारी किरण ए से चली मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ बिंदु का नाम हमने लिख दिया है, चित्र आगे बना हुआ है उसमें ए एम यानी परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। उसी प्रकार दूसरी किरण हमने जो डाली थी वो कहां से डाली थी, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से हमने दूसरी किरण खींची थी। तो दूसरी किरण ए एन जो वक्रता केंद्र सी से होकर दर्पण पर टकराती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण तथा वक्रता केंद्र के बीच में बिंदु ए डैश पर मिलती हैं, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। ये फिर एक बार हम चित्र में समझा रहे हैं। हमने लिखाया कि जब एक वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, इसकी हेडिंग थी वक्रता केंद्र और कहां पर रखी हो, अनंत के बीच में रखी हो, तो बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण, बिंदु इसका नाम हमने लिखा है ए एम किरण, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर
जाती है। फिर दूसरा हमारा है कि दूसरी किरण ए एन वक्रता केंद्र से होकर जाती है, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें, कौन सी किरण, एक तो ए एम किरण और एक ए एन किरण, बिंदु ए डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जो प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में ए डैश बी डैश बनाती हैं। अब फिर इसके बाद लिखा हमने कि जब वस्तु अनंत और वक्रता के केंद्र के बीच में रखी है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस, ये दर्पण का फोकस है और ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, के बीच बनता है। वास्तव में बन रहा है तो लिखेंगे वास्तविक बनेगा, और वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे, इसीलिए कहेंगे कि उल्टा बनेगा। फिर वस्तु के आकार से छोटा होगा, क्योंकि हमारी वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। अगला हेडिंग है कि अगली हेडिंग ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहां पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ये हमारी हेडिंग लगी है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो ये हमारा चित्र बना है, वस्तु कहां पर रखी है, वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र सी है, ये हमारा मुख्य फोकस एफ है। अब मुख्य फोकस हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु ए से चलकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर दूसरा लिखाया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें कौन सी, ए एम और ए एन, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है, जो यानी मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र के ठीक नीचे है, वक्रता केंद्र के ठीक नीचे, जो कि हमने परिभाषा में लिखा है कि जब वस्तु ए बी, ये वस्तु का नाम है ए बी, एक कोई वस्तु रखी है, दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, वस्तु के ए सिरे से मुख्य अक्ष, वस्तु के ए सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, आपतित किरणें ए एम परावर्तित होकर, जिस, ये हमारी किरण है ए एम, परावर्तित होकर फोकस एफ से गुजरती है। हमने ये बताया कहां से गुजरती है, फोकस एफ से गुजरती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण हमने डाली मुख्य फोकस से, और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात ये हमारी किरण होकर जा रही है। हम बता रहे हैं ये किरण हमारी थी, ये हमने किरण डाली जो यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे, कहां हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, फिर हमने लिखा है ये दोनों परावर्तित किरणें ए डैश बिंदु पर मिलती हैं। कहां पर मिल रही हैं, ए डैश बिंदु पर। हमारा ये बिंदु जो है इसका नाम है ए डैश। वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनाती हैं। इस प्रकार वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर कहां पर स्थित है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर स्थित प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यानी वास्तव में बन रहा है, तो लिखा जाएगा कि वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा,
वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है क्योंकि वस्तु ऊपर थी, वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है, तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। अब इसी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि यदि वस्तु, प्रश्न होगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि वस्तु उल्टा तथा वस्तु के बराबर कहां पर प्राप्त होता है, तो आप लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। प्यारे बच्चों, आज के लिए नमस्कार। आज की क्लास यही, कल अगली 3 स्थितियां जो हैं कल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।